व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHD? जनरली सब यहाँ अंडरग्राउंड मेरे अकॉर्डिंग टू मी कर चुके हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHD? 2015 ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमारा डिस्कशन था, ठीक है। कल से दो क्लास होगी माइंड मशीनरी की, जिसमें एक क्लास में ओल्ड पेपर डिस्कशन करेंगे और एक क्लास में हम ओपन कास्ट मशीनरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल निकाल से लेकर के सारी चीज। अच्छा, अभी वाइंडिंग का आपका ये बाकी है ना, उसको भी बताना है। चलिए ठीक है, चैट सेक्शन बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHD? लोड हॉल डंप, लो हॉल डंपर, लोड हॉल डंपर, लो हॉल डंप, नन ऑफ द ऑप्शन। देखिए, LHD का फुल फॉर्म है लोड हॉल डंप, ठीक है। मतलब लोड करना, ठीक है, फिर हॉल मतलब चलना, हॉलेज रास्ते पे, फिर डंप, उसे बेल्ट पर डंप कर देना। तो LHD लोड हॉल डंप। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए। द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटालिक कवरिंग ऑफ एवरी केबल शुड बी, ठीक है। जो आपका मेटालिक कवरिंग होगा, ठीक है, केबल का, ऑफ एवरी केबल, कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? एट लीस्ट इक्वल टू 25% ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ स्मॉलेस्ट कंडक्टर, या एट लीस्ट 25% ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लार्जेस्ट कंडक्टर, एट लीस्ट इक्वल टू 50% ऑफ कंडक्टिविटी स्मॉलेस्ट कंडक्टर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका CEA रूल से है, ठीक है। CEA रूल को भी हम कंप्लीट, ठीक है। अब इसकी कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, अब आप इस नोट्स में देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, देखिए, इसको नोट्स को बड़ा कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? फोर्थ नंबर, ये देखिए, द मेटालिक कवरिंग। ये नोट्स मैंने अभी तक तो, ये नोट्स मैंने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन इस नोट्स के खासियत यही है, इसमें आपका CEA पूरा कवर होता है। 2010 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल 2010 पूरा कवर होता है। द मेटालिक कवरिंग ऑफ ईच केबल सेल बी, मेटालिक कवरिंग के आल, सारे के सारे पार्ट्स, ज्वाइंट, कंडक्टिविटी ज्वाइंट, केबल के लार्जेस्ट कंडक्टर की कंडक्टिविटी के से 50% से कम नहीं होगा। यही चीज आपका चौथा नंबर पॉइंट देखिए, वही चीज है। द मेटालिक कवरिंग ऑफ एवरी केबल सेल बी ऑफ कंडक्टिविटी to all parts and all joints at least equal to 50% of the conductivity of largest conductor enclosed therein, ठीक है। तो जो आपका मेटालिक कवरिंग की जो कंडक्टिविटी होगी, वह कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए, जो वहां पर सबसे लार्जेस्ट कंडक्टर उपयोग में लाया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दैट इज थर्ड, एट लीस्ट इक्वल टू 50% ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द स्मॉलेस्ट, सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, लार्जेस्ट कंडक्टर, एट लीस्ट इक्वल टू 50% ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लार्जेस्ट कंडक्टर इंक्लोज देयर इन। देखिए, मैं ऑप्शन भी देखिए, राइट आंसर डिजिमस ने क्या लिया है? फोर्थ नंबर, ठीक है। तो आपकी जो मेटालिक कवरिंग होगी, ठीक है, जो आप मेटल की कवरिंग करेंगे वायर केबल के ऊपर, हर एक केबल के ऊपर, जो मेटलिक कवरिंग की जो कंडक्टिविटी, मतलब कितना उसमें से पास होने दिया जाएगा, कंडक्ट करने दिया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 50% आपका सबसे लार्जेस्ट कंडक्टर जो आपका उस पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर में उपयोग में आ रहा होगा, ठीक है, मतलब उस केबल पे जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंडक्टर आपका होगा, तो उसकी जो मेटालिक ऊपर में कवरिंग करते हैं ना, मेटालिक कवरिंग करते हैं, तो वो उसकी कंडक्टिव कम से कम 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द कंडक्टेंस ऑफ ईच स्क्रीन ऑफ इंडिविजुअली स्क्रीन्ड फ्लेक्सिबल केबल सेल नॉट बी लेस देन ब्लैंक ऑफ द पावर कंडक्टर। क्या बोल रहे हैं? जो आपका टोटल जो पावर कंडक्टर है,
ठीक है। तो उसमें मोटा इतना इतना मोटा पावर कंडक्टर होता है, उसमें इंडिविजुअल वायर होते हैं। तो इंडिविजुअल वायर जो है आपका, ठीक है, तो उसका कंडक्टेंस, टोटल पावर कंडक्टर जो है उसका कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है, टोटल कितना परसेंट होने चाहिए। तो द राइट आंसर इज 25%। लेकिन इसके बारे में देखिए, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल अभी हम देखे हैं। देखिए क्या है, फ्लेक्सिबल केबल रूल्स। फ्लेक्सिबल केबल रूल के अंदर यहाँ पर देखिए, फ्लेक्सिबल केबल्स फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स सेल बी टू कोर और मल्टी कोर टाइप, हैवीली इंसुलेटेड, एफिशिएंटली प्रोटेक्टेड, मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, ये डायरेक्ट बोल रहा है इस चीज को, टू या दो से ज्यादा कोर केबल का उपयोग करना है। ये देखिए इसमें, व्हेन इंडिविजुअली स्क्रीन केबल इज यूज्ड, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ ईच स्क्रीन सेल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ दैट ऑफ पावर कंडक्टर। टोटल पावर कंडक्टर जो अपन है, अगर इंडिविजुअल वायर्स अपन उपयोग कर रहे हैं तो टोटल पावर कंडक्टर का 25% जो हमारा कंडक्टेंस है, ठीक है, सिंगल पावर का होना चाहिए। टोटल पावर मान लीजिए कि टोटल पावर कंडक्टर का मान लीजिए कि 220 वोल्ट टोटल पावर सप्लाई जा रहा है केबल से, ठीक है। तो अब इसमें मान लीजिए कि तीन केबल है। तो अब ऐसा होगा कि सिंगल केबल से अगर हम देखा जाए तो मिनिमम टोटल 220 का 25% निकाल लीजिए, कितना होता है, निकालिए 220 का, 220 वोल्ट का 25% निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो जितना आएगा, तो मतलब 100 का हो गया आपका 25, 50 और 20 का 5, मतलब कि 55 वोल्ट एक वायर से आपका पास होना चाहिए, एक केबल के इंडिविजुअल। तब आप मान लीजिए कि आपका कंडक्टर जो है, जो सिंगल वायर्स हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। 55, जी बिल्कुल, 55 वोल्ट जो आपका है टोटल, देखिए 220 वोल्ट टोटल केबल से पास हो रहा है। तो अगर सिंगल वायर की बात करें तो मतलब कि 220 वोल्ट है, तो 55 हुआ, तो कितना केबल वायर होना चाहिए इसमें, कितने कोर का, 55 प्लस 55, मान लीजिए फिर एक 55, कितना हो गया, ये 150 हुआ, फिर एक बार 55, मतलब कि आपको टोटल कितना केबल वायर यूज करना पड़ेगा, टोटल आपको 220 वोल्ट लाने के लिए 4 कोर केबल वायर का उपयोग करना पड़ेगा, जब आप 220 वोल्ट का करंट पास करा रहे हैं। तो अगर आप 220 वोल्ट का करंट पास करा रहे हैं तो आप सिंगल कोर के लिए 55 वोल्ट है बता रहा है, तो 4 कोर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब तो आपका 220 वोल्ट पास होगा ना, पावर होगा। तो वही बोल रहा, व्हेन इंडिविजुअली स्क्रीन केबल इज यूज्ड, अगर आप इंडिविजुअल केबल उपयोग कर रहे हैं तो कंडक्टेंस ऑफ ईच स्क्रीन सेल बी नॉट लेस देन 25% ऑफ दैट पावर कंडक्टर, ठीक है। टोटल पावर कंडक्टर का अगर इस इंडिविजुअली स्क्रीन को चेक किया जाए तो 25% पास होना चाहिए। तो देखिए यही नोट्स है, ये नोट्स को आप बोलेंगे तो एक बार इसे पढ़ा भी दिया जाएगा, समझा भी दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माइंड मशीनरी जो है ना, काफी बड़ा और ब्रॉड सिलेबस है, कुछ भी। और डीजीएमएस एग्जाम की एक खासियत है, वो बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसता है, लेकिन ऊपर ऊपर में सब कुछ पूछ लेता है वो। क्योंकि देखिए जहां पास आपको 150 क्वेश्चन बनाने हैं या फिर 100 क्वेश्चन देने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने के चक्कर में क्या होता है कि सिलेबस आपका हर एक चीज को कवर कर लेता है वो। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या, 25%। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल ट्रेलिंग केबल ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ठीक है, वर्किंग एट 11 किलोवाट में बी एक्सटेंडेड अप टू, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर BWE, ठीक है, बकेट, अभी मशीन के बारे में पढ़े नहीं है लेकिन अभी सुनते चलिए। इसके मशीन के बारे में भी हम अगले कल से अपन 2 क्लास करेंगे। एक होगी ओपन कास्ट मशीनरीज के बारे में, अंडरग्राउंड मशीनरीज को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ओपन कास्ट मशीनरीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका कैलकुलेशन भी करेंगे। और ओपन कास्ट मशीनरी के बाद हम चालू करेंगे
अंडरग्राउंड मशीनरीज को, और सेकंड हाफ में हम ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने 5 साल का क्वेश्चन पेपर लगाया है, आप विश्वास मानिए कि कम से कम आप 75 नंबर तो लेके आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ 30 नंबर क्वेश्चंस। बिल्कुल बनवाई लाल जी। देखिए, बकेट व्हील एक्सकेवेटर, अगर हम फ्लेक्सिबल ड्रिलिंग केवल बकेट व्हील एक्सकेवेटर में यूज कर रहे हैं और अगर वो 11 किलोवाट पे चल रहा है, तो हम उसे 1000 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नोट्स में। नोट्स को देखिए, इसमें भी मैंने उस चीज को डाला हुआ है, थोड़ा ऊपर में है, लेकिन इसमें सबका जानकारी है। ये देखिए, परमिशिबल लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल्स, डायरेक्ट बाय, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से मैंने, ये सिर्फ माइनिंग वालों के लिए मैंने अलग कर दिया है इस नोट्स में, कि माइनिंग वालों को इससे ऊपर तो नहीं पूछेगा। इवन इवन एफएमसी में भी, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर के क्लास में भी आपको इससे ऊपर नहीं पूछेगा। देखिए, अब ये कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? बकेट व्हील एक्सकेवेटर के केस में ये हो सकता है एट 11 kV में 1000 मीटर। लेकिन क्या अगली बार क्या पूछ सकता है? अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड एचईएमएम, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज है ओपन कास्ट माइंस में, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 300 मीटर। कितना हो जाएगा? 300 मीटर। तो अगली बार के याद रखिए, अगर एचईएमएम इन ओपन कास्ट के बारे में बोलता है, ये ऑप्शन देता है। अगर इसी के जगह क्वेश्चन मान लिए दे दिया कि एचईएमएम ओपन कास्ट मशीनरीज, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड जो मशीन्स हैं, उनका परमिशिबल लेंथ कितना हो सकता है, तो 300 मीटर। ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा बोलता है कि कोल कटिंग मशीन्स, उनके लिए परमिसिबल लेंथ कितना होगा, तो इसे याद रखिएगा 250 मीटर। द लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल विथ एनी पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेशन एपरेटस, ये याद रखिए, पोर्टेबल, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेबल, ये दोनों चीजों को याद रखिए, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ट्रांसपोर्टेबल मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी माध्यम का उपयोग करना, वो ट्रांसपोर्टेबल है। और पोर्टेबल मतलब हम बाई हैंड भी ले जा सकते हैं उसे। ये ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब किसी एक माध्यम का उपयोग करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो व्हेन यूज्ड विथ, अब एग्जांपल में देखिए, या तो ये बोल सकता है कि ये परमिशिबल लेंथ फॉर फ्लेक्सिबल केबल्स फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस, बोल सकता है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दैट इज 250 मीटर। कहाँ कहाँ? कोल कटिंग मशीन, कटर, लोडर, एएफसी, आर्मोर्ड फ्लेक्सिबल केबल फॉर लॉन्ग वॉल ऑपरेशन, शटल कार, लोड हॉल डंपर। देखिए, एलएचडी भी आ गया। अब याद रखिएगा, अगर ऐसा बोल दिया कि परमिशिबल लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल्स फॉर एलएचडी, ठीक है, कटर लोडर और लाइक इक्विपमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लेयरिंग ऑपरेशन, मतलब एलएचडी और एचडीएल की अगर बात किया जाए, ये दोनों ही मशीन के लिए, चाहे आपका लोड एलएचडी हो या फिर शटल कार हो, ठीक है, या लॉन्ग वाल में जो मशीनें एएफसी आर्मोर्ड फ्लेक्सिबल के कन्वेयर जो यूज होता है, उसकी बात हो, तो इन सारे चीजों में अगर आपका परमिशिबल लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल बोलता है, तो वह 250 मीटर होगा। देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल विथ एनी पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल apparatus shall not exceed, ठीक है, दैट इज 100 मीटर। लेंथ ऑफ, देखिए, अगर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल apparatus के लिए डज नॉट एक्सीड। अच्छा, एक चीज ये बोल रहा है कि ऐसा apparatus जो कि, यहां पास क्या बोल रहा है? ऐसा apparatus जो कि पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल है, इसके साथ ही वह कोल कटिंग के लिए उपयोग में आ रहा है, तो उसके लिए 250 मीटर है।
वरना अगर कोल कटिंग की बात ना की जाए, नॉर्मल बात की जाए, तो उस कंडीशन में आपका सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सेल मेंटेन ए लॉग बुक मेड अप ऑफ डेली लॉन्ग शीट इन द फॉर्म सेट आउट। इलेक्ट्रिकल जो सुपरवाइजर है, वह जो अपना लॉग बुक भरता है, वह किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग भरता है? तो देखिए, एक्चुअल में ये शेड्यूल तो अभी चेंज हो चुका होगा, फिर भी मैंने, अच्छा एक चीज और है कि ये इसको देख लीजिएगा, DMS Electrical has granted relaxation under Rule 124 to some dragline mine to use up to 600 मीटर लेंथ प्लाईएबल आर्मोर्ड केबल्स विथ ड्रैगलाइन। ठीक है, ये केबल्स याद रखिएगा, वहां फ्लेक्सिबल केबल था। अगर आपसे बोला जाए कि प्लाईएबल आर्मोर्ड केबल, ठीक है, PAC प्लाईएबल आर्मोर्ड केबल का उपयोग ड्रैगलाइन में कितना तक आप कर सकते हैं, तो 600 मीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठाइएगा। अब थोड़ा सा शेड्यूल मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी नए रेगुलेशन में चेंज हुआ है, फिर भी देख लेता हूं मैं शेड्यूल अगर ऐसा है तो। अकॉर्डिंग टू मी शेड्यूल तो चेंज हुए होंगे। नोट्स में मैं शेड्यूल शेड्यूल चेंज हुए हैं, ठीक है, जो कि रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो 2010 के अनुसार शेड्यूल भी चेंज हुए हैं, इसलिए मैंने शेड्यूल को नहीं डाला है। चलिए, तो इसे शेड्यूल देख लीजिएगा, शेड्यूल जो ओरिजिनल आंसर जो इसमें लिया है वह शेड्यूल 8 के अनुसार, 8 ही है ना, हाँ, ये शेड्यूल 8 के अनुसार जो है वह इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर जो है, जो अपना लॉग बुक मेंटेन करता है, जिसमें वो जानकारी देता है किसी भी इंस्पेक्शन का, चाहे वह पंप का हो, चाहे वह ट्रांसफार्मर का हो, या किसी भी पार्ट का हो माइंस में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी वह लॉग बुक पर लिखता है। चलिए, the energy at spark produced from the circuit of any intrinsically safe apparatus is limited to the maximum permissible voltage। इंट्रिकली सेफ जो apparatus बोला जाता है, तो उसके लिए परमिशिबल वोल्टेज कितना बताया गया है एज पर रेगुलेशन? बताइए भाई बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी बोलिए। इंट्रिकली जो सेफ एपरेटस बोला गया है, उसके लिए कितना लिमिटिंग वोल्टेज बताया गया है? पार्था रॉय जी गुप्ता 30 वोल्ट, बाप रे। एक बार फिर याद करिए, इंट्रिकली सेफ एपरेटस के लिए लिमिटेड परमिशिबल वोल्टेज कितना बोला गया है? देखिए, डाटाबेस क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, और ये समझ जाइए कि मतलब डाटाबेस ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछा जाएगा। बनवारी लाल जी आप भी 30 वोल्ट, ये चीज क्लियर है आप लोग? क्योंकि मैं जो दिखाऊंगा उसमें वो अलग मिलेगा आपको। इंट्रिकली सेफ एपरेटस के लिए इंट्रिकली, चलिए 30 वोल्ट। चलिए, द राइट आंसर इज इंट्रिकली सेफ एपरेटर के परमिशिव मैक्सिमम परमिशिबल वोल्टेज जो है, अकॉर्डिंग टू नोट्स, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज 24 वोल्ट यार। आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, परमिशिबल वोल्टेज लिमिट्स, देखिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊं, परमिशिबल वोल्टेज लिमिट्स,
ठीक है। कितना ट्रांसमिशन होगा पावर इनटू बिलो ग्राउंड वर्किंग ऑफ ए माइन एंड क्वेरी ऑफ ओपन कास्ट में। देखिए, कोई भी अंडरग्राउंड मशीन, अंडरग्राउंड माइंस हो या ओपन कास्ट माइंस हो, तो माइंस में आपका सप्लाई पावर कट हो गया है। पावर कट हो जाने की वजह से देखिए आवाज अभी को फ्रेंड्स आवाज आ रहा है कि नहीं, थोड़ा मुझे बताइएगा। पावर कट हुआ है। हम्म चलिए, अब इसमें क्या है, आपकी ये चीजें जो आती हैं, फॉर ए ट्रांसमिशन ऑफ पावर इनटू बिलो ग्राउंड वर्किंग ऑफ ए माइन एंड क्वेरी कास्ट। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी माइंस में कितना पावर सप्लाई होगा, चाहे वह ओपन कास्ट हो चाहे वह अंडरग्राउंड हो। ठीक है, तो ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड में जो पावर सप्लाई जाता है वह 11 केवी की जाती है, किलो वोल्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप यूज कितना कर सकते हैं, माइंस में अंदर कितना ले जा सकते हैं। ठीक है, आपको यूज सिर्फ और सिर्फ 6.6 केवी तक ही आप उपयोग कर सकते हैं। हर एक चीज का परमिसिबल वोल्टेज है। हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस है। ठीक है, हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस जो है उसका कितना है, 125 वोल्ट। लाइटिंग और अंडरग्राउंड माइंस के लिए कितना है, सरफेस और ओपन कास्ट मिड कितना, 120 वोल्ट, 250 वोल्ट। अब देखिए, पोर्टेबल हैंड हेल्ड लैंप इन अंडरग्राउंड माइंस 30 वोल्ट, और सर्किट फॉर रिमोट कंट्रोल इंटरलॉकिंग ऑपरेटर्स 30 वोल्ट। ठीक है, तो इन फिक्स प्लांट इफ इज वोल्टेज टाइप प्लग इज यूज 650 वोल्ट। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो लिमिट फॉर ट्रांसमिशन ऑन सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट मशीनरीज, ओपन कास्ट माइन। देखिए, कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है आपका अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में पावर ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिट आप कर सकते हैं, जैसे 11 केवी का है तो उससे ज़्यादा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उपयोग कितना करना इसका लिमिट है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज 24 वोल्ट। ठीक है, इंट्रिकली सेफ ऑपरेटर्स के लिए ये दिमाग में बैठा लीजिए, इंट्रिकली सेफ ऑपरेटर्स के लिए 24 मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज है, ना कि 30 वोल्ट। 30 वोल्ट किसके लिए है, ये है आपके हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, सॉरी 30 वोल्ट जो आपका है पोर्टेबल हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स के लिए 30 वोल्ट रखा गया है, या किसी सर्किट रिमोट कंट्रोल इंटरलॉकिंग ऑपरेटर्स के लिए 30 वोल्ट रखा गया है। 24 वोल्ट होता है आपका इंट्रिकली सेफ ऑपरेटर्स के लिए परमिसिबल लिमिट, वोल्टेज लिमिट। क्लियर है बनवारी लाल जी, पार्था रॉय गुप्ता जी, दोनों को आवाज आ रही कि नहीं। बनवारी लाल जी ने भी 30 बोला था, एक्चुअल राइट आंसर इज 24 वोल्ट। अब नेक्स्ट है आइसोलेटर। व्हाट इज आइसोलेटर इज ए। ठीक, ये चीजें को दिमाग में बैठाइए, ये कंफ्यूजन ही आपको पता सब है लेकिन ये कंफ्यूज करता है वहां पास कि हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स में कितना है, आपका पोर्टेबल हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स में कितना है, ये चीजें अलग अलग है। ठीक है, और आपका इंटिकली सेफ ऑपरेटर्स के लिए कितना है। व्हाट इज आइसोलेटर, सबसे पहले बात ये बताइए, व्हाट इज आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है, ऑफ लोड स्विच, ऑन लोड स्विच, नो लोड स्विच, ऑफ लोड एंड ऑन लोड स्विच,
ऑफ लोड एंड लो लोड स्विच। पहले तो मुझे ये जानना है, ये तो बाद की बात करेंगे, ऑफ लोड स्विच ऑन लोड स्विच तो बाद की बात करेंगे। व्हाट इज आइसोलेटर? इलेक्ट्रिकल की क्लास आपकी सबसे पहली क्लास, और आप लोगों को सबसे कमजोर पोर्शन इलेक्ट्रिकल ही मुझे लग रहा है आज की डेट में। ठीक है, व्हाट इज आइसोलेटर? आइसोलेटर मतलब, पहले उसके शब्द पे जाइए। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब अलग करना। आइसोलेट मतलब अलग करना। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप सब स्टेशन के पास देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सब स्टेशन है, ये आपका सब स्टेशन है, इसके बाहर में आपका बाहर सप्लाई आया हुआ रहता है, और ऐसे ऐसे करके ये ब्राउन कलर का चारों किनारा आपका रहता है। ये मान लीजिए एक चार किनारे पर, ये चार किनारा है कि नहीं है? ठीक है, अब इस चार किनारे पर इधर से पावर सप्लाई आ रहा है, मतलब बाहर के सप्लाई से, और यहाँ पास से, ठीक है, यहाँ से केबल आ रहा है आपका, और इसके बीच में खाली है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, और यहाँ से आपने पावर सप्लाई एक ये दिया हुआ है सब स्टेशन में। ठीक है, तो इसके बीच पर हमको कुछ ऐसा सिस्टम मैनुअल ऑपरेटेड लगाते हैं, जिसको हम आइसोलेटर कहते हैं। तो वह ऐसा रहता है कि ये ऐसा लाल पेन ले लिया जाता है तो समझ में आएगा। ये कैसा रहता है कि ये यहाँ से आया, ये एक बड़ा सा गोल सिस्टम हुआ, जैसे आपका ट्रेन का डब्बा देखे ना, जहाँ दोनों मुड़े दोनों लगे रहता है, तो ये ऐसे ही सेम वायर में ये ऐसा आता है। ठीक है, और इसका जो नीचे में जा करके एक पोल रहता है, पोल के नीचे यहाँ पास हैंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे ही आप हैंडल को घुमाएंगे, मैनुअल ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये इधर का कनेक्शन इधर कर देगा और इधर का इधर, जिससे आप सब स्टेशन में कुछ भी काम कर सकते हैं। आइसोलेटर मतलब आइसोलेट करना मेन कनेक्शन से। ठीक है, जिससे आप फॉल्ट को सुधारने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट करने का मतलब क्या हो गया कि उसे अलग किए, अलग करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका मेन सप्लाई आ रहा है, मेन पावर सप्लाई, यहां से मान लीजिए आप लिख लीजिए मेन पावर सप्लाई। ठीक है, और यहां तक आपका आ गया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं कि यहां से सब स्टेशन से एक वायर मतलब कि केबल लेते हैं और यहाँ पास कनेक्शन कर देते हैं। तो अब इस यहाँ पास जो आपका ब्राउन कलर का देखे होंगे, काफी बड़ा सा लगे रहता है, तो दोनों के बीच में जोड़ने का जो काम है आइसोलेटर करता है। ठीक है, तो ये इससे क्या करते हैं, यहाँ पास एक नीचे में हैंडल होता है, इस हैंडल को घुमाते हैं तो ये उठ करके कहाँ चले आता है, ये उठ करके, अभी थोड़ा सा पावर आ जाने दीजिए तो मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा डायग्राम के साथ। ये ऐसा रहता है, ये इस साइड घूम जाता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इस साइड आके इधर घूम जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारा सब स्टेशन से पावर कट हो गया पूरी तरीके से यहाँ से सप्लाई से, उसके बाद हम यहाँ अपना सब स्टेशन में या ट्रांसफार्मर में जो काम करना है कर लिया, और जैसे ही वो क्लियर आउट हुआ तो फिर इसे मैकेनिकली ऑपरेटेड करके वापस से जोड़ देते हैं। यही काम है आइसोलेटर का। ठीक है, यही काम है किसका? आइसोलेटर का। ठीक, तो एक्चुअल में आप इसे अगर ऐसे डेफिनेशन के थ्रू भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि आइसोलेटर इज ए मैनुअली ऑपरेटेड मैनुअली ऑपरेटेड स्विच that isolate oh, that isolate isolate मेरे हिसाब से फॉल्टी सेक्शन, फॉल्टी सेक्शन ऑफ सब स्टेशन।
ठीक है, ये है, इसको अपन एक दूसरा नाम और बोल सकते हैं। चलिए, पावर आ गया है, आप लोगों के लिए अच्छा है। दूसरा नाम और क्या बोल सकते हैं? डिसकनेक्टिंग स्विच। डिसकनेक्टिंग स्विच। अब आपको नेट पे भी मैं इसका यूट्यूब में दिखा देता हूँ कैसा होता है, आइसोलेटर वर्क कैसे करता है, तो यूट्यूब में थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए अभी, ठीक, इसका जो राइट आंसर इज ऑफ लोड स्विच। तो बिल्कुल ये ऑफ लोड स्विच है। ऑफ लोड मतलब जब स्विच को, मतलब जैसे ही हम उसको ऑन कर देते हैं तो वह ऑफ लोड, मतलब कि ऑफ लोड स्विच है। हट सब मतलब कि, देखिए ऑफ लोड का मतलब क्या हुआ, जैसे ही इसमें कनेक्शन आ रहा है लेकिन हम बटन बंद करके रखे हैं, जैसे घर का नॉर्मल कनेक्शन जो होता है वह ऑफ लोड स्विच होता है, कोई लोड नहीं होता ठीक है। साथ ही साथ ऑन लोड स्विच क्या हो, सर जो आपका ऑन लोड स्विच है, मतलब घर के अंदर जो सप्लाई है, जस्ट अ सेकेंड, कनेक्शन को जोड़ लिया जाए, वाईफाई कनेक्शन को। अरे, ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आइसोलेटर, इस आइसोलेटर है। ये देखिए, ये आपका कनेक्शन, ये क्या होता है, यहाँ पास जो मेरा स्विच का, ये देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ से पावर सप्लाई इधर से आया और इस जगह से आपका क्या हुआ, सब स्टेशन के पास है। और ये जो बीच वाला, जहां मेरा एरो घूम रहा है, ये जो बीच वाला सारा का सारा पोर्शन है, ये खुल जाता है। ये जो बीच में है ना, ये वाला, ये जो ये देखिए सेंटर में, ये जहां पास मेरा एरो जा रहा है वहां पास देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इस साइड से डिस्कनेक्ट और इस साइड से डिस्कनेक्ट, यहाँ से आपका सब स्टेशन में सप्लाई जा रहा है और यहाँ से मेन पावर जो आपका, जहाँ से मेन पावर सप्लाई आ रहा है वहां से आ रहा है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये खुल जाता है और जैसे ही खुलता है तो डिस्कनेक्ट कर देता है। देखिए, एक, दो, तीन, ठीक? तो इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटर। ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, जहाँ पास देखिए इसका पेंसिल जा रहा है यूट्यूब में, तो ये चीज जो है ये आपका आइसोलेटर है। ये यहीं से खुल जाता है, तो इसका कनेक्शन ऐसा नहीं कि चढ़ के खुलना पड़ता है। इसका कनेक्शन नीचे पोल के पास दिया हुआ रहता है वह, ठीक है, मैकेनिकली ड्राइव रहता है, हाथ से आप नीचे से खोल दीजिए तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम आइसोलेटर। आइसोलेट करता है कहाँ से, मेन सप्लाई और सब स्टेशन के बीच का। चलिए, तो इसका एक्चुअल व्हाट इज आइसोलेटर, दैट इज ऑफ लोड। ठीक है, ये ऑफ लोड रहता है। ठीक है, नो लोड स्विच, कोई भी लोड उस समय इस पे नहीं आता। जब आप, ठीक है, मतलब जब आपका देखिए, जब आइसोलेटर वर्क कर रहा है तो क्या किसी प्रकार का कोई भी पावर आ रहा है क्या उसमें कनेक्शन पे? नहीं। ठीक है, तो वह पूरी तरीके से आइसोलेट करके रखा हुआ है, तो इसलिए नो लोड स्विच, इसमें किसी प्रकार कोई लोड नहीं है। और ऑफ लोड है, ऑफ लोड मतलब किसी भी कंडीशन पे एक्सीडेंटल कंडीशन नहीं बन रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जॉ क्लच इज प्रोवाइडेड विथ, ये आपका क्लास में हुआ क्वेश्चन है। द जॉ क्लच इज प्रोवाइडेड विथ, जॉ क्लच कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? टेल रोप हॉलेज, डायरेक्ट रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज। जॉ क्लच मतलब एक प्रकार से आप कुत्ता जिसे बोलते हैं ना, डॉग टाइप का, जो ऐसे करके ऐसे
ये जा करके इसमें फंस जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम है, तो ये ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे फंस जाएगा। तो ये बताया हुआ चीजें बताइए, इतने सारे सारे स्टूडेंट बताइए, मेन एंड टेल रोप हॉलेज किसमें जॉ क्लच का उपयोग किया जाता है? किस हॉलेज में जॉ क्लच का उपयोग किया जाता है? टेल रोप हॉलेज, डायरेक्ट रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज, मेन एंड टेल रोप हॉलेज। जल्दी बताइए, ये क्लास में हुआ क्वेश्चन है। जॉ क्लच, डायरेक्ट रोप हॉलेज में जॉ क्लच का उपयोग किया जाता है, ये बताया हुआ है क्लास में, सेफ्टी डिवाइसेस में पढ़ाया हुआ है कि जॉ क्लच का उपयोग कहाँ होता है, मेरे नोट्स पर है, पढ़िए, समय आ गया है। चलिए, ये आपका देखिए एज पर, जी बिल्कुल, बनवारी लाल जी और पार्थाराय गुप्ता जी, ऋतिक भोटले जी, बिल्कुल सही हैं आप लोग। जॉब, लेकिन मेरे बताने से पहले आप लोग जवाब नहीं देते हैं, दिक्कत इसी बात का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Pit bottom buffers are recommended to be provided in the first phase in all new winding installation where winding depth is। ऋतिक बोडले जी, बनवारी लाल जी, पार्थाराय गुप्ता जी, चलिए दोनों तीनों ने सही जवाब दिया है। Pit bottom buffers are recommended to be provided in the first phase in all new winding installation where winding depth is। जब नया वाइंडिंग का इंस्टॉलेशन किया जाता है, ठीक है, तो उस समय बफर पहले, उस समय पिट बॉटम पर बफर बनाने का उपयोग या रिकमेंडेशन दिया जाता है, लेकिन कितने मीटर डेप्थ ज्यादा होने पर आपको बफर बैठाना है और बफर क्या होता है? पहली बात तो ये है, जैसे कि आपका जो हसदेव एरिया में जो मैं जिसमें किया था वह तो 190 मीटर का है, तो वहां तो बफर नहीं बैठाया गया था। लेकिन बफर होता क्या है एक्चुअल में? पहली बात, इसको मैं इसीलिए आप लोगों को रेगुलेशन वाइंडिंग का पढ़ा रहा हूं। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है आप देखिए चाहे हर साल में, तो आपका किससे आ रहा है? रेगुलेशन, मशीनरी का रिलेटेड रेगुलेशन बिल्कुल मत छोड़िए, रूल, सीईए रूल से आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखते चलिए कि रेगुलेशन के आसपास ही घूम रहा है। और आपका सर्कुलर, जो भी नया, जो भी आपका अपडेटेड सर्कुलर है उससे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछ रहा है माइंड मशीनरी के अंदर। न्यूमेरिकल मुश्किल से मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन पेपर में 4 या 5 भी है, मुश्किल से। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मुझसे मजहर जी ने बोला था कि ज्यादातर क्वेश्चन सर न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिएगा, तो मैंने तो न्यूमेरिकल सारे ही करा दिए हैं हॉलेज के, पंप के। पिट बॉटम बफर्स आर रिकमेंडेड। बफर्स होता क्या है, जैसे जब दो ट्रेनें होती हैं, ठीक है, दो ट्रेनों के बीच में ऐसा करके ये ऐसा एक निकला हुआ रहता है, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने सभी ने। तो हम ये इस साइड से भी लगा रहता है। वो क्यों रहता है कि जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या झटका लगता है, ठीक है, तो उस झटके को एब्जॉर्व करने के लिए हम क्या दोनों के ट्रेन के बीच में ये एक हाइड्रोलिक प्रेस लगाते हैं, कि जिससे अगर ये होगा भी तो हल्का हल्का ये अंदर जा करके उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, झटके को। सेम काम बफर का होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप नया 200 मीटर से ज्यादा का वाइंडिंग का इंस्टॉलेशन है और आपने नीचे में जाकर के केज को रखा, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपने नॉर्मल प्लेटफॉर्म रख दिया, हार्ड प्लेटफॉर्म रख दिया, तो क्या होगा कि जो नीचे जाकर के जो प्रेशर पड़ेगा, तो जो अंदर आदमी इसमें खड़े हैं उन्हें झटका लगेगा और कोई एक इंसिडेंट हो सकता है, तो जो कि पटके ना। जनरली इंडिकेटर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंदाजा नहीं बैठता, इसलिए हम बफर बैठा देते हैं। बफर बैठने से क्या होता है, स्प्रिंग नुमा बफर होता है, जिसमें इसमें जब बैठा जाता है तो यह जो भी शॉक होता है, बफर एक्चुअल में बैठाया जाता है शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए, शॉक एब्जॉर्बर होता है वह।
शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। द राइट, और कितने, इसको अगर आप जाएंगे रेगुलेशन अकॉर्डिंग, तो जब 200 मीटर या 200 मीटर से ज्यादा का डेप्थ हो जाता है, 200 या फिर 200 मीटर से ज्यादा का, तो उस समय आपको बफर, पिट बॉटम में बफर बैठाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वाइंडिंग क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन है, इन शाफ्ट, ठीक है, लेस देन 100 मीटर इन डेप्थ वेयर ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस आर नॉट प्रोवाइडेड, जहां पास ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। लेस देन, इन ए शाफ्ट लेस देन, ये लेस देन का साइन है, 100 मीटर इन डेप्थ, 100 मीटर से कम का डेप्थ है, और जहां ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस नहीं प्रोवाइड हो रहा है, एन ओवर ट्रेवल मार्क shall be made at the pit top structure at such a place in a relation to the bottom structure of the cage when the clearance between the top of the capel to the catch plate opening is at least। क्या बोल रहा है कि जहां पास शाफ्ट का डेप्थ 100 मीटर से कम है और वहां पास ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का उपयोग नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रेम होता है, जो हमारा पिट टॉप में, पिट टॉप में जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम मार्क कर देंगे। क्या मार्क करेंगे कि इतने से ऊपर रस्से को नहीं ले जाना है, ठीक है। तो वह कितना होना चाहिए, जहां पास देखिए, तो कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करेंगे हम, जो आपका केज है, ठीक है, केज में यहां पास जो रस्सा है, क्लियर है, केज में जो रस्सा लगा हुआ है, तो इसका जो सबसे बॉटम पार्ट होगा, तो इसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, तब तो यहां पास जाकर के वो बैठेगा। तो वही बोल रहा है, बिटवीन द टॉप ऑफ द कैपल टू द कैच प्लेट ओपनिंग इज एटलीस्ट, दोनों के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए। तो जो जहां पास आपका कैच प्लेट, जो इसे कैच करेगा, मतलब जो कैप्स लगेगा, ठीक है, तो इसके बीच का जो ओपनिंग होना चाहिए, कितने कितने दोनों के बीच में डिस्टेंस, कितने कितने दूर पे आप मार्किंग कर देंगे। जैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स नहीं हो रहा है, अगर आप उसके ऊपर ले जाते हैं तो क्या है, बाद में आप नीचे लाए, नीचे नीचे की ओर जब लाएंगे तो झटके से कैप्स के ऊपर रखेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप जब इस केज को रख रहे हैं, तो केज को रखते समय, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, अब यहीं पास तो लाके तुरंत जैसे नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो हल्का सा ऊपर ले जाना पड़ेगा इस यहाँ तक, उसके बाद ना आप नीचे लाके रखेंगे, ठीक है, तब जाके। तो वही बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस में मार्किंग किया जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर का देख लेते हैं, बिल्कुल सही, 50 सेंटीमीटर। ये रेगुलेशन का क्लियर कट आपका आप देख सकते हैं एज पर रेगुलेशन वाइंडिंग के चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉच मेकर आई ग्लास इज यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग रोप। देखिए, ये वॉच मेकर आई ग्लास, जब आप वाइंडिंग रोप का एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, तो उस समय नॉर्मल आई से काम नहीं बनेगा, तो वॉच मेकर आई ग्लास होना चाहिए। ये एक प्रकार का आई ग्लास ही है और कुछ नहीं। तो इसका उपयोग क्यों क्यों किया जाता है, बड़ी बात तो यह है कि पहली बात तो इसका उपयोग करने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए जो आपका, देखिए वायर रोप का कारण क्या है कि हम वॉच मेकर आई ग्लास के द्वारा एग्जामिनेशन करते हैं वाइंडिंग रोप का, क्या कारण है, क्योंकि उसमें रोप को नॉर्मल आप कहीं पास क्रैक्स है, कहीं पास फ्रैक्चर्स है, इन चीजों को नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वॉच मेकर आई ग्लास का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट है, टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ क्रैक्स, फ्रैक्चर्स एंड पिट्स इन वायर। पिट्स मतलब कहीं पास खुल गया हो, ठीक है, वायर में कहीं पास पिट्स आ गया, खुल गया हो, तो उस जगह को इंस्पेक्शन करने के लिए वॉच मेकर आई ग्लास का उपयोग किया जाता है, जब भी आप वाइंडिंग रोप का इंस्पेक्शन करेंगे।
ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मी ये सर्कुलर पे आया होगा, क्योंकि डीजीएमएस के इसमें तो नहीं है 2017 रेगुलेशन में। चलिए, ड्रम कंट्रोलर इज ए पार्ट ऑफ, बनवारी लाल भैरवा जी ने फोर्थ आंसर बताया, बिल्कुल बनवारी लाल जी। चलिए, ड्रम कंट्रोलर इज ए पार्ट ऑफ, ड्रम को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है जो आपका वाइंडिंग में जो ड्रम कंट्रोल होता है, ये ड्रम चाहे हॉलेज में तो किसका पार्ट है वह? हॉलेज ड्रम, स्लिप रिंग मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और द लास्ट ऑप्शन इज कन्वेयर ड्रम। ड्रम कंट्रोलर इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भाई? ड्रम कंट्रोलर, ड्रम को कंट्रोल करने की ये किसका पार्ट है? मैं इसे बता दे रहा हूं। जो आपका ड्रम कंट्रोलर है इज ए पार्ट ऑफ स्लिप रिंग मोटर। ड्रम कंट्रोलर इज ए पार्ट ऑफ स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर का पार्ट है ड्रम कंट्रोलर। ड्रम कंट्रोल करने का काम किसका है? स्लिप रिंग मोटर का, इसी का पार्ट है। नेक्स्ट है, फ्लैश बैक अरेस्टर इज यूज्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैश बैक अरेस्टर, देखिए फ्लैश बैक अरेस्टर क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो ये किससे है? जब हम वेल्डिंग करते हैं, सॉरी, हाँ वेल्डिंग में ही सहायता की होता है फ्लैश बैक अरेस्टर। मतलब जो उसमें लाइटिंग निकलती है ना वेल्डिंग करते समय, ठीक है, तो मेरे हिसाब से दो या तीन में से कोई एक होना चाहिए, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज सेकंड इज द राइट आंसर, चेक कर लेंगे। फ्लैशबैक अरेस्टर जो अपन वेल्डिंग करते हैं या है ना, तो उस समय जो हमारी लाइट पड़ती है उसे बैक करने के लिए, मतलब आंखें कमजोर ना हो, तो फ्लैशबैक अरेस्टर होता है। देखते थर्ड होगा, सॉरी, दैट इज कटिंग। जब हम किसी चीज को काटते हैं, किसमें उपयोग में आता है? ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में काम आता है। कटिंग जब हम किसी लोहे के पाइप को जैसे यहाँ से यहाँ तक हम कट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग मशीन, जब अपन कटिंग का उपयोग करते हैं मशीन का, तो फ्लैश बैक अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। ये अच्छा है। सर्विस कंट्रोल वाल्व इन एचडीएल मशीन इज यूज्ड फॉर, सर्विस कंट्रोल वाल्व इन एचडीएल, साइड, एचडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? साइड डिस्चार्ज लोडर, ठीक है, एचडीएल का। तो ये सर्विस कंट्रोल, देखिए सर्विस कंट्रोल वाल्व का मतलब ये समझ जाइए कि एचडीएल क्या काम करता है। उसके आगे बकेट होता है, वह मटेरियल को उठाता है और उसे जाकर के बेल्ट में डंप कर देता है। यही काम ये किसका है? साइड एचडीएल मशीन का काम है। तो सर्विस वाल्व मतलब यही सर्विस दे रहा ना, मतलब कि इससे सर्विस वाल्व मतलब जो भी मशीन में आपका सर्विस सर्विस कंट्रोल वाल्व होगा, मतलब कि वह मशीन जो सर्विस दे रही है, क्या सर्विस दे रही? बकेट को कोयला में ले रही है, उसे अपलिफ्ट कर रही, उठा रही है, और उसके बाद ले जाकर के डंप में आपका बेल्ट में डंप कर दे रही है। यही करती है एचडीएल। सर्विस का मतलब जो वह भी काम कर रहा है। तो देखिए इन चारों में आप एक चीज पढ़ लीजिए कि इन चारों ऑप्शन में हमारा एचडीएल क्या काम करता है, वही राइट आंसर है। क्लियर कट है, ये हर मशीन के लिए लागू है। सर्विस कंट्रोल वार का मतलब जो जो मशीन है उसका क्या वर्क है, बस उस वर्क को अगर आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? सर्विस कंट्रोल वाल्व का मतलब, मान लीजिए यहाँ पास बकेट व्हील एक्सकेवेटर होता, तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर में मान लीजिए कि यहाँ पास हो जाता एक्सकेवेटर मशीन आपका, ठीक है, जो आपका ओपन कास्ट में रहता है ना, एक्सकेवेटर, ठीक है, तो वह क्या सर्विस देता है? वह आपका बकेट में मटेरियल उठाता है और उसे उठा करके ट्रक में डंप कर देता है। कॉम्बिनेशन लगा रहता है एक्सकेवेटर और
टिपर का कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इसका क्या काम है? इसे उठाने का और वहां जाके डंप करने का। तो इसकी सर्विस क्या हुई? लिफ्ट करने का, ठीक है, उसके बाद बकेट टिल्ट करने का, यही काम हुआ। तो यही सेम काम आपका एचडीएल भी करता है कि वह मटेरियल को लिफ्ट करता है। सर्विस क्या है? लिफ्ट कर रहा है, मतलब वो मटेरियल लेता है बकेट में और उसे ऊपर उठाता है, ठीक है, और जाकर के उसे बकेट को घुमा देता है, तभी तो मटेरियल गिर जाता है ना। तो थर्ड ऑप्शन पढ़िए, लिफ्टिंग एंड टिल्टिंग ऑफ बकेट। बस सर्विस कंट्रोल वाल्व इसका काम हो गया। कि कोई भी मशीन है, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो उसमें एक सर्विस कंट्रोल वाल्व लगा होगा जो उसकी सर्विस को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए एचडीएल है, तो एचडीएल का काम क्या है? बकेट से मटेरियल को उठा के ऊपर उठाना। तो मतलब वह जो सर्विस कंट्रोल वाल्व है, वो हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा उसे ऊपर उठाए रखेगा। फिर जाके बकेट में डंप करना है, तो क्या करना है? आप टिल्ट कर घुमा दीजिए तो मटेरियल पूरा गिर जाएगा, तो बकेट को टिल्ट करने का काम है। तो लिफ्टिंग एंड टिल्टिंग ऑफ द बकेट। क्लियर? यही सर्विस कंट्रोल वाल्व का थर्ड इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। चेक कर लेते हैं, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए भाई, ये भी क्लास में हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन एंडलेस हॉलेज रोप? देखिए ऊपर का क्वेश्चन तो मान लीजिए एचडीएल अभी मशीन अंडरग्राउंड मशीनरीज नहीं पढ़े हैं और ओपन कास्ट मशीनरीज भी, तो गलत हो सकता है। इसे आप लोग बताइए। राइट आंसर बनवारी लाल जी, मजहर जी, सभी लोग आंसर बताइए भाई। मजहर जी ने ए बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एन एंडलेस हॉलेज? देखिए वेज क्लिप, स्क्रू क्लिप, कैम क्लिप, स्मॉल मैन क्लिप, ये चारों के बारे में मैं आपको अच्छा वाला पूरे ऑल मशीनरी नोट्स से पढ़ा चुका हूं और इसका अलग से नोट्स बना के दिया हूं। मजहर जी का आंसर आ गया है। बनवारी लाल जी आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एन एंडलेस रोप हॉलेज? ऋतिक बोडले जी आप भी अपना आंसर रखिए। पार्था रॉय गुप्ता जी, सभी से है जितने भी हैं आप लोग। वन जी, बिल्कुल पार्था रॉय गुप्ता, मजहर, बनवारी लाल जी का आंसर अभी तक नहीं आया। चलिए बिल्कुल, नट एंड बोल्ट क्लिप, ऐसा कोई भी क्लिप नहीं हुआ क्लास में, ये चारों दैट इज राइट आंसर। स्क्रू क्लिप, कैम क्लिप, स्मॉल मैन क्लिप, इसके तीनों के बारे में और वेज क्लिप के बारे में मैंने क्लास में डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड एट एन एरिया इन ओपन कास्ट वेयर इज ड्रिलिंग ऑपरेशन। देखिए इल्यूमिनेशन का पूरा आप मेरे पास ये है कि हॉल रोड में कितना होना चाहिए, अंडरग्राउंड में, ओपन कास्ट में कहाँ पास कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए। तो आप उसे एक रोज सुबह एक काम करिए कि मैं उसे दे दूंगा, आप लोग ये सर्कुलर में आया हुआ है कितने कहाँ पास कितना इल्यूमिनेशन, स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन आपका 2017 के अकॉर्डिंग, अंडरग्राउंड का अलग से और ओपन कास्ट का और सरफेस का, ये तीनों का ही आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों का आप लोग रट लीजिए। तो ये एक्चुअल में रटने का ही काम है, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये, इस क्वेश्चन को पढ़िए। All corners and bends in open cast mine shall be made in a such way that operation of vehicles have clear view of distance not less than blank times the braking distance of largest HEMM working at blank किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है ये? कि देखिए जैसे ओपन कास्ट माइंस में आप काम कर रहे हैं तो ये हॉल रोड चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं होगा हॉल रोड हर जगह सीधा ही होगा, कई बार हॉल रोड ऐसे करके ऐसे मुड़ता भी है। मुड़ता है कि नहीं मुड़ता? तो जब ये ऐसे मुड़ रहा तो हमें इस साइड का पोर्शन, इससे देखिए हम यहाँ तक तो देख सकते हैं लेकिन इधर से उधर का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए डीजीएमएस ने एक क्राइटेरिया बनाया कि भैया ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ऐसे करके शार्प टर्न दे देंगे या ऐसे करके शार्प टर्न देंगे, शार्प टर्न दे दिया जाएगा। आपके द्वारा नियम बनाया गया। ठीक है, कैसा नियम बनाया गया? भैया आपको जो भी वर्क करना है, ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स आपके पास हैं, तो
जनरली मैनेजमेंट क्या करेगा कि भैया जनरली हम क्या करते हैं कि शार्प टर्न बना दिए, जिसके वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इधर से कोई गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, आके बीच में टकरा गई। तो इसलिए जहां भी ऐसा शार्प टर्न आता है तो जनरली तो हम ये कहते हैं कि डबल रोड बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको इतना डिस्टेंस रखना है कि अगर कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो जैसे ही हम ब्रेक मारेंगे तो कुछ डिस्टेंस तक वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि वह आगे बढ़ता है 3 मीटर। ठीक है, तो आपको 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हेन इट इज स्पीड इज 40 किलोमीटर टू पर आवर। जब वह 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा हो तो जितने दूरी पर वह जाकर के ब्रेक मारने पर रुकेगा तो उसका 3 टाइम्स आपको क्लियर व्यू रखना है। मतलब ये जो आपने तुरंत बेंड कर दिया है, तो मान लीजिए कि यहाँ से आपने तुरंत बेंड कर दिया है, तो मान लीजिए कि 3 मीटर पे जाकर के मेरी गाड़ी रुक रही है, अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहा हूँ, तो इसमें क्या करूंगा मैं कि ये जाकर के 3 टाइम्स मतलब कि 9 मीटर, मतलब ये जो आप बेंड यहीं पास कर दे रहे थे, अब आपको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए बेंड यहाँ है तो आपको एकदम घुमाओ ऐसे आगे जाकर के 9 मीटर के बाद टर्न बनाना, 9 मीटर के धीरे धीरे करके आपको टर्न बनाना है। ठीक है, तो यही बात बोल रहा कि ओपन कास्ट में जहां भी कॉर्नर और बेंड्स रहेंगे तो कॉर्नर और बेंड्स के पास आपको इतना क्लियर व्यू, देखिए जैसे ये टर्न यहाँ था तो यहाँ से ब्रेक मारने के बाद इतना क्लियर व्यू सामने का दिखना चाहिए किसी भी ड्राइवर को। तो इन ओपन कास्ट माइन इज सेल्फ इन सच वे दैट ऑपरेटर ऑफ व्हीकल्स हैव क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस नॉट लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द लार्जेस्ट एचएम वर्किंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। इसे याद कर लीजिए। तो किसने, तो द राइट आंसर इज 340। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 4, दैट इज राइट। ठीक है, मतलब कुल मिला के डीजीएमएस का एक क्राइटेरिया है कि बेंड्स और कॉर्नर में आपको कैसा क्लियरेंस रखना है। ऐसा नहीं रखना कि भैया कि हमने यहाँ पास से तुरंत मोड़ दिया और आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए ऐसा रखना है कहीं भी बेंड और कॉर्नर्स हो तो ब्रेक मारने के बाद 3 टाइम्स आपको आगे का दिखना चाहिए, जब भी क्लियर व्यू उसे दिखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप शार्प टर्न कहीं बचेगा ही नहीं, जब शार्प टर्न कहीं रोड में बचेगा नहीं तो अचानक से जो गाड़ियां ओपन कास्ट में जो काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो वो चीजें नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the safety features provided in डंपर is not correct? इसमें से कौन सा सेफ्टी फीचर्स है जो कि डंपर पर नहीं लगा होता? मैकेनिकल स्टेयरिंग लॉक, ब्लाइंड स्पॉट मिरर। मैकेनिकल स्टेयरिंग लॉक क्या होता है कि आपका जब स्टेयरिंग है वो लॉक पोजीशन हो जाए जब आपकी गाड़ियां बंद रहेंगी तो। ब्लाइंड स्पॉट मिरर क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट मिरर ये होता है कि जो किनारा क्या होता है, जैसे कि हम जनरली देखे हैं कि ये साइड मिरर तो रहता है, लेकिन जो ये आपका टिपर है, ठीक है, टिपर के यहाँ पास कौन खड़ा है एकदम सट करके नहीं दिखता, तो यहाँ पास भी एक कांच इस एंगल पे लगाया जाता है जिससे ड्राइवर को क्लियर व्यू रहता है, तो इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहां ड्राइवर सीट में बैठने के बाद ड्राइवर को ट्रक का वह किनारा नहीं दिखता है, तो ऐसी जगह पर हम मिरर लगा के ड्राइवर को आगाह करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर। फिर रियर व्यू मिरर ये भी लगा होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंडिंग डिवाइस, प्रॉक्सिमिटी सेंडिंग डिवाइस, बाप रे, ये पहली पहली बार सुन रहा हूं मैं। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होता है। फिर उसके बाद मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल टू बी रेस्ट्रिक्टेड 20 किलोमीटर पर आवर। बताइए भाई इस क्वेश्चन को। ये प्रॉक्सिमिटी सेंडिंग डिवाइस में प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होता है, जो प्रॉक्सिमिटी
वार्निंग डिवाइस ये होता है। बाकी देखिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल रेस्ट्रिक्टेड टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो है ना, ये उस समय टिपर्स पे नहीं था जब ये पेपर 2015 का है, लेकिन इस समय स्पीड पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर पे नहीं, ये जो है 30 किलोमीटर पर आवर पे लगाए जाते हैं। इसे अच्छे से रट लीजिए। अभी जो मैक्सिमम स्पीड है प्रेजेंट में एज पर रेगुलेशन 2017, देखिए पेपर 2015 का है, ठीक है, तो 2017 रेगुलेशन आने के बाद जो ओपन कास्ट का जो रेस्ट्रिक्शन है वह 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा का गाड़ियां नहीं चल सकती, पहला। और हर गाड़ियों में 20 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। उसमें एक लॉकिंग डिवाइस होता है कि किसी भी गाड़ी में को आप किसी भी टिपर को 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा पे नहीं चला सकते एज पर न्यू रेगुलेशन। चलिए, Which of the following safety features not provided in excavator is not correct? इसमें से कौन सा है जो एक्सकेवेटर मशीन पर नहीं लगा होता? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हर एक एक्सकेवेटर मशीन में एक सिस्टम होता है, ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच। ठीक है, इसके बारे में पढ़े नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या करता है, हर एक पीसी में, पोकलेन बोल दीजिए चाहे आप एक्सकेवेटर बोल दीजिए, तो इसमें क्या होता है कि ड्राइवर की सीट के बगल में, ठीक है, एक ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच रहता है। स्विच मतलब ऐसे ऊपर की ओर लीवर रहता है, लीवर को नीचे गिरा दीजिए, ठीक है, चाहे आप स्विच का सिस्टम भी होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो माइंस पे है वह ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच होता है या लीवर होता है। तो ड्राइवर के सीट के बगल पे होता है, राइट हैंड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड में, सॉरी। तो लेफ्ट हैंड जैसे ही मान लीजिए कि पीसी को तुरंत आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि इंजन गर्म रहता है, तुरंत गर्म वो मशीन में खराबी होने की वजह से। तो जैसे मान लीजिए आप नीचे उतर रहे हैं, तो आप क्या करिए, लीवर को डाउन कर दीजिए। तो जैसे ही आपने लीवर को डाउन किया, तो वैसे ही क्या होगा, ऑल फंक्शन कट ऑफ सिस्टम, मतलब कि सारे फंक्शन उस मशीन के कट हो गए। ना वह चालू होगा, ना ही वह किसी पर, ना उसमें बूम उठ सकता है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। एकदम लिख लीजिए इस चीज को। ना उसका बूम काम करना है, ना ही बूम के अलावा मान लीजिए बकेट का कोई फंक्शन काम करना है, ठीक है, ना ही वह स्विंग एरिया में कहीं घूमेगा, एकदम ऑल फंक्शन, ठीक है। इंजन चालू रहेगा, नो डाउट इंजन चालू रहेगा, लेकिन ये जो फंक्शन है सारा का सारा फंक्शन को कट कर देता है। एक सेफ्टी डिवाइस है, हर एक एक्सकेवेटर बहुत बड़ा सेफ्टी डिवाइस है जिसमें एक्सकेवेटर मशीनों पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। दैट इज A1, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, नो फंक्शन कट ऑफ स्विच, ठीक है, ये नो फंक्शन बस ये शब्दों का फेर है, एक्चुअल में ये ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच है। तो वो क्या पूछ रहा है, क्या नहीं लगा होता, तो दैट इज ए, ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच लगा होता है, तो ऑल की जगह नो फंक्शन लिख दिया है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, और बाकी सारी चीजें लगे रहती है, पहला ही सही है, ठीक है। सीट बेल्ट भी होता है, स्विंग मोटर ब्रेक भी होता है। स्विंग मोटर मतलब जो आपका अपने एरिया में स्विंग होता है उसका बूम, वह ब्रेक भी होता है। फिर फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होस पाइप रहता ही है। फायर रेजिस्टेंस मतलब जो आपका जिसमें हाइड्रोलिक पाइप होता है जिसमें ऑयल जाया हुआ रहता है, तो वह उसको कवर करता है, मतलब कि फायर रेजिस्टेंस होता है कि आग ना लगे, ठीक है। टर्बो चार्जर गार्ड मतलब कि आपका पीछे में जो पीसी में ये बूम है, ठीक है, और ये बकेट है आपका, मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके बकेट है, और ये पूरा का पूरा मशीन है। तो ये टर्बो चार्ज गार्ड यहाँ पास जो ऊपर में कवर रहता है, तो उसी को बोल रहा है टर्बो चार्ज गार्ड। तो आपको क्लास में पता चल जाए, कल से हम ओपन कास्ट मशीनरीज में देख लेंगे, ठीक है। तो कल कल की क्लास में ओपन कास्ट मशीनरीज चालू करेंगे सुबह की क्लास में, ठीक।